सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म ओपनहाइमर, जो दुनिया के महान फिजिसिस्ट रॉबर्ट ओपनहाइमर की बायोपिक है। फिल्म की शुरुआत में हम रॉबर्ट ओपनहाइमर को देखते हैं, जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। वहीं दूसरी ओर लुइस स्ट्रॉस को देखते हैं, जो अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी बन सकते हैं या नहीं, उसके लिए ट्रायल का सामना कर रहे हैं। वे अफसरों को बताते हैं कि कैसे उनकी पहली मुलाकात रॉबर्ट ओपनहाइमर के साथ हुई। वहीं हमें रॉबर्ट के बारे में बताया जाता है, जिन्होंने पहले जर्मनी में फिजिक्स स्टडी किया, जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी रुचि वाकई फिजिक्स में है। दोस्तों, ये वो दौर था जब जर्मनी क्वांटम मैकेनिक्स पर इनोवेटिव थियरी बना रहा था। सालों तक स्टडी करने के बाद रॉबर्ट को लगता है कि वो क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपर्ट बन चुके हैं, इसलिए वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। उन्हें नीदरलैंड के एक कॉलेज में बतौर लेक्चरर जॉब मिल जाती है, जहां उनकी मुलाकात इसहाक से होती है, जो रॉबर्ट को जर्मनी के सबसे प्रख्यात फिजिसिस्ट हाइजेनबर्ग से मिलवाते हैं। साल 1927 में रॉबर्ट ओपनहाइमर को डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है, जिसके बाद वो अमेरिकी यूनिवर्सिटी में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाने जाते हैं। लेकिन अमेरिका के स्टूडेंट्स को अभी क्वांटम मैकेनिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पर रॉबर्ट की मुलाकात अमेरिका के टॉप फिजिसिस्ट अर्नेस्ट वॉरेंट से होती है। शुरुआत में रॉबर्ट के लेक्चर में सिर्फ एक स्टूडेंट आता है, लेकिन बीतते वक्त के साथ स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि रॉबर्ट का पढ़ाने का तरीका सबसे अलग था। जिसके बाद अर्नेस्ट रॉबर्ट को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। डिनर में रॉबर्ट का भाई फ्रैंक भी आता है। यहाँ पर रॉबर्ट एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है जीन, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन रॉबर्ट यहाँ पर नहीं रुकते। कुछ वक्त बाद वे एक और लड़की से मिलते हैं जिसका नाम है किटी, और कुछ दिनों में रॉबर्ट किटी से शादी कर लेते हैं। जब जीन को शादी के बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी निराश होती है, लेकिन फिर भी वे मिलना जारी रखते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉबर्ट का लेक्चर चल रहा है, तभी वहाँ पर लॉरेंस आता है। वो रॉबर्ट से कहता है कि जर्मन साइंटिस्ट नया बम बनाने में कामयाब हुए हैं। माना जाता है कि ये बम काफ़ी शक्तिशाली है। लॉरेंस रॉबर्ट को अलर्ट रहने के लिए भी कहता है, क्योंकि वो पहले जर्मनी में काम कर चुका है, इसलिए शायद जर्मन उसकी जासूसी भी कर सकते हैं। कुछ दिन बाद अमेरिकन आर्मी के जनरल लेस्ली ग्रोस रॉबर्ट को मिलने आते हैं। वो रॉबर्ट को द मैनहट्टन प्रोजेक्ट लीड करने के लिए कहते हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य एक ऐसा बम बनाने का है जो जर्मन साइंटिस्ट के बनाए हुए बम से कई गुना शक्तिशाली हो, यानी कि एटम बम। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका पहले शामिल नहीं था, इसलिए हथियार बनाने की रेस में कहीं ना कहीं अमेरिका पीछे रह गया है, और अब जर्मनी अमेरिका के लिए खतरा बन रहा है। रॉबर्ट ओपनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो जनरल लेस्ली को लॉस एलामोस नाम की जगह पर 4 रिसर्च लेबोरेटरी बनाने के लिए कहते हैं, जहां पर ट्रेन से पहुंचा जा सके। साथ ही वहां पर एक छोटा सा शहर बनाने के लिए कहते हैं, ताकि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले साइंटिस्ट अपने परिवार के साथ रह सके, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कई साल लगेंगे। जनरल लेस्ली रॉबर्ट की सारी बातें मान लेते हैं, क्योंकि बम बनाने और परीक्षण करने के लिए ये जगह सबसे परफेक्ट है। अब जनरल लेस्ली और रॉबर्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट का संपर्क करते हैं, जिसमें से कुछ एग्री करते हैं और कुछ डिसएग्री, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले साइंटिस्ट को प्रोजेक्ट खत्म होने तक वहीं रहना था, ताकि प्रोजेक्ट की सीक्रेसी बनी रहे। जब साइंटिस्ट को यह बताया जाता है कि दूसरा विश्व युद्ध जीतने के लिए ये प्रोजेक्ट बेहद जरूरी है, तो सभी साइंटिस्ट एग्री हो जाते हैं। इसहाक भी मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़ता है, लेकिन उसका मानना है कि अगर एटम बम बन गया तो बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि एटम बम से दुनिया तबाह होने का खतरा है। अमेरिकन आर्मी की मदद से तुरंत लॉस एलामोस शहर बनाया जाता है। रॉबर्ट अपने बाकी साइंटिस्ट के साथ मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद रॉबर्ट और बाकी साइंटिस्ट के सामने गलत कैलकुलेशन के कारण एक प्रॉब्लम आता है। फिजिसिस्ट एडवर्ड टेलर ने यह कैलकुलेशन किया था। रॉबर्ट का मानना है कि एडवर्ड का कैलकुलेशन गलत है, इसलिए रॉबर्ट अपने डाउट क्लियर करने के लिए महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जाते हैं, जहां पर एडवर्ड का कैलकुलेशन देखने के बाद आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर बम बनाने में इस कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया गया तो बम का विस्फोट इतना भयानक होगा जिससे पृथ्वी को भारी नुकसान हो सकता है। अगले दिन रॉबर्ट अपनी पत्नी किटी और 2 बच्चों को लॉस एलामोस बुला लेता है। रिसर्च लैब में रॉबर्ट और बाकी फिजिसिस्ट एटम बम में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर डिस्कस करते हैं, जिसमें मुख्य है यूरेनियम और प्लूटोनियम, जिसकी विस्फोटक क्षमता 1000 टन TNT के बराबर है। तभी एडवर्ड बम में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने की सलाह देता है। एडवर्ड का मानना है कि हाइड्रोजन के इस्तेमाल से बम और भी शक्तिशाली बनेगा और बम की विस्फोटक क्षमता 10 लाख टन TNT के बराबर होगी। एडवर्ड के सुझाव के बाद भी रॉबर्ट एटम बम के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम को चुनता है। अगले दिन दुनिया के जाने माने फिजिसिस्ट कोलोस फ्यूज मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं, जिन्हें रॉबर्ट ने रिक्रूट किया है।
अपने मनमाने ढंग से नियुक्ति करने के रॉबर्ट के तरीके को लेकर जनरल लेस्ली नाराज होते हैं, क्योंकि मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है। रशिया और जर्मनी के जासूस लगातार इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बेहद सावधान रहना होगा। रॉबर्ट लेस्ली से एग्री करता है और लेस्ली को उसके दोस्त लॉरेंस और छोटे भाई फ्रैंक को रिक्रूट करने के लिए कहता है। अगले दिन लॉरेंस और फ्रैंक मैनहट्टन प्रोजेक्ट में रॉबर्ट की मदद करने के लिए आ जाते हैं। प्रोजेक्ट के दौरान रॉबर्ट कई बार जीन से मिलने जाता है, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। वे कुछ रात साथ में बिताते हैं। वहीं लॉस एलामोस में एक फंक्शन के दौरान रॉबर्ट के सहयोगियों ने दावा किया कि वे नया हथियार नहीं बल्कि नया इतिहास लिखने जा रहे हैं, क्योंकि एटम बम अमेरिका के लिए एक बड़ी सफलता होगी। कुछ दिन बाद रॉबर्ट को खबर मिलती है कि जीन ने अपने अपार्टमेंट में सुसाइड कर लिया है। कुछ लोगों का मानना था कि जीन डिप्रेशन में थी। वहीं कुछ लोग मानते थे कि जीन के सुसाइड के पीछे अमेरिकन सरकार का हाथ है, क्योंकि जीन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में मानती थी। जीन की मौत से रॉबर्ट को गहरा सदमा लगता है। वहीं रॉबर्ट के साथी साइंटिस्ट भी मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके रिसर्च में वे कोई ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच रहे थे। इसी दौरान साइंटिस्ट एडवर्ड अपने हाइड्रोजन बम के प्लान को आगे बढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन बाकी साइंटिस्ट एडवर्ड की बात नहीं मानते। इसलिए एडवर्ड मैनहट्टन प्रोजेक्ट को छोड़कर जाने लगता है। तभी रॉबर्ट वहां पर आ जाता है और कहता है कि जो काम एडवर्ड के हिस्से में था वो अब कोलोस फ्यूज करेंगे। साथ ही रॉबर्ट किसी भी कीमत पर एडवर्ड को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वो एडवर्ड को ऑफर देते हैं कि वो उसका मनचाहा रिसर्च कर सकता है और वो हफ्ते में 1 घंटा उसे देंगे। आखिरकार परमाणु बम बनाने का रिसर्च आगे बढ़ता है। पहले परमाणु बम का मॉडल बनाया जाता है, जिसके बाद बम का परीक्षण करने के लिए एक विशाल टावर का निर्माण किया जाता है। शुरुआत में छोटे स्तर पर बम का परीक्षण किया जाता है, जो सफल रहने के बाद जनरल लेस्ली रॉबर्ट को जुलाई 1945 तक परमाणु बम तैयार करने के लिए कहते हैं। रॉबर्ट को न चाहते हुए भी जनरल की बात माननी पड़ती है, क्योंकि बम बनाने में सितंबर तक का वक्त लग सकता है। अब अमेरिका में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होती है, जिसमें सरकार के सेक्रेटरी, आर्मी के जनरल और कई टॉप साइंटिस्ट मौजूद हैं। इस मीटिंग में डिस्कस किया जाता है कि वे जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराएंगे, क्योंकि हिटलर के आत्महत्या करने के बाद जर्मनी हार चुका है, भले ही बम पहले जर्मनी को तबाह करने के लिए बनाया गया हो। आखिरकार वे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराने के लिए सहमत होते हैं, क्योंकि इन दोनों शहरों में जापान के आर्मी हेडक्वार्टर है और अमेरिका जापान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहता है। मीटिंग में मौजूद सभी लोगों का मानना था कि परमाणु बम से कई लोगों की मौत होगी और ऐसी तबाही होगी जिसकी जापान ने कल्पना नहीं की होगी, और जापान सरेंडर के लिए मजबूर हो जाएगा। अब रॉबर्ट और उसकी टीम ने परमाणु बम बना लिया है और परीक्षण करने की तैयारियां हो रही हैं। सभी फिजिसिस्ट साथ मिलकर परीक्षण के लिए कैलकुलेशन करते हैं। वहीं रॉबर्ट और बाकी साथी परीक्षण को कितनी दूर से दिखा जा सकता है ये कैलकुलेशन करके वॉच पोस्ट बनाते हैं, ताकि परमाणु बम के शॉक वेव से किसी को नुकसान न हो। वे रात को परीक्षण करने का तय करते हैं ताकि विस्फोट को क्लियर देख सके। जब परीक्षण की रात आती है तब मौसम खराब हो जाता है, इसलिए साइंटिस्ट परीक्षण स्थगित करने के बारे में सोचते हैं। साथ ही हर घंटे मौसम का अपडेट लिया जाता है। आखिरकार मौसम अच्छा होते ही परमाणु बम का परीक्षण शुरू किया जाता है। एक साइंटिस्ट को इलेक्ट्रिक करंट में हो रहे चेंज को मॉनिटर करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी चेंज घातक साबित हो सकता है। आखिरकार परमाणु बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जाता है, जिससे सभी लोग खुश होते हैं। वे इसलिए खुश हैं कि परमाणु बम से जापान सरेंडर कर देगा और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। परीक्षण के अगले दिन वे 2 और ज़्यादा शक्तिशाली परमाणु बम बनाते हैं, जिन्हें कुछ ही दिनों में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया जाएगा। परमाणु बम बनाने के बाद रॉबर्ट को लगता है कि उसके आविष्कार के कारण बाकी देशों के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया जाता है, जिसके बाद जापान सरेंडर कर देता है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद अमेरिकन सैनिक काफ़ी खुश हैं, लेकिन फिजिसिस्ट नहीं, क्योंकि उनके आविष्कार के कारण कई निर्दोष नागरिक भी मारे गए थे। अमेरिका की जीत के बाद रॉबर्ट ओपनहाइमर का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसके बाद रॉबर्ट एक इवेंट में बतौर स्पीकर जाते हैं, जो अपने आविष्कार को लेकर एक शानदार स्पीच देते हैं। लेकिन रॉबर्ट भीतर से लाखों लोगों की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। अगले दिन रॉबर्ट को अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन मिलने के लिए बुलाते हैं। प्रेसिडेंट रॉबर्ट को उसके आविष्कार के लिए बधाई देते हैं, जिसके कारण कई अमेरिकन सैनिकों की जान बच गई। इस मीटिंग के दौरान रॉबर्ट प्रेसिडेंट से कहता है कि उन्हें एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र के लिए एक कोऑपरेशन बनाना चाहिए, क्योंकि रशिया भी परमाणु बम बनाने की कोशिश करेगा, जो उनके बम से ज़्यादा शक्तिशाली होगा। यह सुनकर प्रेसिडेंट रॉबर्ट से कहते हैं कि लॉस एलामोस में रिसर्च जारी रखो, ताकि अमेरिका के पास भी एडवांस एटॉमिक वेपन हो। लेकिन रॉबर्ट परमाणु बम के आविष्कार के बाद लोगों की मौत के लिए खुद को दोषी मान रहा है
और वो काम करने से इनकार कर देते हैं, जिससे प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया को इस बात की परवाह नहीं है कि परमाणु बम किसने बनाया या उसे गिराने का ऑर्डर किसने दिया। साथ ही प्रेसिडेंट जापान में गिराए गए परमाणु बम के लिए खुद को जिम्मेदार बताते हैं और रॉबर्ट को वहां से जाने के लिए कहते हैं। उसी रात रॉबर्ट की मुलाकात लुइस स्ट्रॉस से होती है, जो बताता है कि तुमने जिस साइंटिस्ट कोलोस फ्यूज को रिक्रूट किया था वो रशिया का जासूस था। रॉबर्ट की इस लापरवाही के कारण रॉबर्ट की जांच शुरू होती है। रॉबर्ट पर भी रशियन जासूस होने का आरोप लगाया जाता है, जिसके बाद एक समारोह में हिरोशिमा और नागासाकी में कितने लोगों की मौत हुई ये बताया जाता है। मौत का आंकड़ा सुनने के बाद रॉबर्ट के मन में गिल्ट और बढ़ जाता है। वहीं एडवर्ड रॉबर्ट को बताता है कि परमाणु बम के आविष्कार से दूसरा विश्व युद्ध समाप्त नहीं हुआ, लेकिन ये अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत है। अपने देश के लिए परमाणु बम बनाने के बावजूद रॉबर्ट ओपनहाइमर को कई इंक्वायरी से गुजरना पड़ता है, खास करके लुइस, जिसका मानना है कि परीक्षण के दौरान उसे रॉबर्ट द्वारा अपमानित किया गया। वास्तव में लुइस रॉबर्ट से नफरत करते थे क्योंकि उनका मानना था कि रॉबर्ट ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को उसके बारे में उकसाया था और आइंस्टाइन उनकी कोई बात नहीं सुनते थे, जबकि वो लुइस ही था जो रॉबर्ट को सबसे पहले आइंस्टाइन के पास ले गया था। इसलिए लुइस स्ट्रॉस रॉबर्ट ओपनहाइमर की जांच के लिए विलियम बॉर्डन नाम के एक शख्स को बुलाते हैं, क्योंकि रॉबर्ट ने पहले कई जर्मन और रशियंस के साथ काम किया है। इसके कारण रॉबर्ट की इंक्वायरी के साथ क्लोज ट्रायल भी होता है। इस ट्रायल में लुइस का एक आदमी होता है रोजर रॉब, जो कुछ भी करके रॉबर्ट ओपनहाइमर को दोषित साबित करना चाहता है। ट्रायल के दौरान यह पता चलता है कि रॉबर्ट उसके द्वारा बनाए गए परमाणु बम की विनाशक क्षमता से काफ़ी दुखी थे। साथ ही उनकी गलतियां, जैसे कि प्रोजेक्ट में ऐसे लोगों को रिक्रूट करना जो बाद में दुश्मन देश के जासूस बन गए, जीन का सुसाइड करना। हालांकि किटी को पता था कि रॉबर्ट उसे धोखा दे रहा था, फिर भी वो ट्रायल के दौरान रॉबर्ट का बचाव करती है, जिससे रॉबर्ट को हिम्मत मिलती है और वो केस लड़ने के लिए तैयार होता है। ट्रायल के बाद लुइस एक गवाह को पेश करता है जिसका नाम है डेविड। सबको ऐसा लग रहा था कि डेविड लुइस की साइड लेगा, लेकिन कोर्ट में डेविड सच बताता है। वो खुलासा करता है कि कई वैज्ञानिक वास्तव में लुइस से नफरत करते थे। इस बयान के बाद लुइस के कॉमर्स सेक्रेटरी बनने का सपना ही रह जाता है। वहीं कोर्ट रॉबर्ट को अपने देश के प्रति वफादार घोषित करती है, लेकिन उन्हें हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर काम करने से रोक दिया जाता है। वहीं रॉबर्ट ओपनहाइमर कोर्ट के फैसले से खुश हैं। आखिर में हमें बताया जाता है कि रॉबर्ट ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को लुइस के बारे में नहीं उकसाया था, लेकिन उस वक्त ये दो महान साइंटिस्ट परमाणु बम से होने वाले नुकसान के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि तब ऐसा लग रहा था कि परमाणु ब्लास्ट हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।